In this video today, I am to highlight certain points related to pronoun. I shall be talking about those points which are very important from the point of view of examinations. I mean, these points will help you solve the questions which are usually asked in the competitive examinations. So all that you need to do is to look at each and every point very carefully and understand them so that at the end of this video, when I give you questions related to these points, you should be able enough to answer them very comfortably. So let's call this chapter Uses of Pronoun. With the following verbs, we necessarily use a reflexive pronoun. कहता है कि निम्नलिखित verbs जो है उसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना बेहद ज़रूरी है. वो कौन कौन सा verbs है देखो. एन्जॉय, अवेल भरपूर फ़ायदा उठाना, बोस्ट डींगे हाँकना, एब्सेंट अनुपस्थित होना, अवेंज बदला लेना. इन सबों के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना बेहद ज़रूरी है. एग्जाम्पल से समझो. आई एम एन्जॉइंग, तो आप गलत हैं. दिस इज रॉन्ग. आपको कैसे लिखना चाहिए? ऐसे. आई एम एन्जॉइंग माई सेल्फ, यानी इस एन्जॉय के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए, तब ये सही हुआ. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा सब्जेक्ट के अनुसार ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंज होता रहेगा. एक और एग्जांपल लिखिए. सी एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, वंस अगेन रॉन्ग. ये क्या है? एब्सेंट. और एब्सेंट है कहाँ? एब्सेंट. इन सभी वर्ब्स के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना बेहद ज़रूरी है. तो सेंटेंस ये हो जाएगा. सी एब्सेंटेड हर सेल्फ. एब्सेंट के बाद हर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा. सी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास. नाउ दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. दे अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वंस अगेन रॉन्ग. क्या होना चाहिए? ये अवेल है. अवेल भरपूर फायदा उठाना, तो इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए. तो ऐसे लिखेंगे. दे अवेल्ड themselves, availed के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. they availed themselves of the opportunity. now the sentence is correct. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे. जैसे यहाँ आई था, यहाँ पर आई था, आई तो हम लोग माई सेल्फ किए. सी है हर सेल्फ किए. दे है तो themselves किए. बट in addition to what we have studied or discussed here in this point, कुछ और बातें जान लें. जैसे सपोज देयर इज ए क्वेश्चन एंड यू आर आस्क्ड टू डिटेक्ट एन एरर इफ एनी इन द सेंटेंस. मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है और आपसे कहा जाए कि इसमें अगर कोई एरर है उसको ढूंढिए. तो देखिए, तो क्वेश्चन है ऐसे. क्वेश्चन है राहुल इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ अ मूवी विद हिज फ्रेंड्स एज इट इज हॉलीडे टुडे. नो एरर. 1 2 3 and 4 पार्ट्स आर देयर. कोई गलती है? तुम देख रहे होगे कि एन्जॉय है, एन्जॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, लगा हुआ है ही, बाकी तो सब ठीक है. तो तुम कहोगे नो एरर. बट द आंसर हियर इज एरर फर्स्ट पार्ट में है. देयर इज एन एरर इन द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट. ये हिमसेल्फ नहीं होगा. तो एन्जॉय तो भी तो है, तो उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हिमसेल्फ. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? और ये एरर कैसे हुआ? तो अब जान लो. अब ये रूल कहता है कि when a noun comes after these verbs we stop using the reflexive pronoun. अगर इन सबों के बाद अगर एक नाउन आ जाता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना बंद हो जाएगा. तो एंजॉय हिमसेल्फ अ मूवी, एक मूवी है, तो ये हिमसेल्फ अब लगना बंद हो जाएगा. तो आंसर इज ए. तो रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द सेंटेंस. इस सेंटेंस में हिमसेल्फ को हटा दीजिए. तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेना बेहद जरूरी है. व्हेन अ नाउन कम्स आफ्टर देम वी स्टॉप यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम. इन सबों के बाद अगर एक नाउन आ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना बंद. वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू. प्राची इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे. नो एरर. अब इसमें कोई एरर है? तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हियर द वर्ड एब्सेंट इज यूज्ड. यहाँ पर एब्सेंट का यूज़ किया गया है. एंड बाई नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड. अब तक हम लोग इतना समझ गए हैं कि इन सबों के बाद
एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो तुम सोच रहे होगे प्राची इज एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ऐसा कुछ होगा, बट द आंसर हेयर इज नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है। क्यों? लेकिन रूल तो यही है, एब्सेंट के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तो एब्सेंट हरसेल्फ तो होना चाहिए। सो प्लीज़ रीड द रूल वेरी केयरफुल्ली। क्या कहता है कि हम लोग एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं निम्नलिखित वर्ब्स के बाद, इन सभी वर्ब्स के बाद, यानी इन सभी को वर्ब्स होना जरूरी है। अब यहाँ पर एब्सेंट वर्ब है ही नहीं, वर्ब के रूप में यूज़ इसका नहीं किया जा रहा है इस वाक्य में। मीन्स देखो, एब्सेंट वर्ब भी है और एब्सेंट एडजेक्टिव भी है। वर्ब का मतलब इट विल सिग्निफाई एन एक्शन। एब्सेंट से एब्सेंट को ऐसा बोलेंगे कि काम होने का बोध हो, तो जैसे ही काम होगा तो ये एक्शन वाला सेंटेंस हो जाएगा। जैसे अगर ये रहता, अगर ऐसा सेंटेंस रहता प्राची एब्सेंस फ्रॉम द क्लास ऑफ एन, तब यहाँ पर एरर होता, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट को वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है। देख रहे हो, जब वर्ब है तो एक्शन वाला सेंटेंस होगा, तो एक्शन वाला सेंटेंस होगा तो टेंस में चला आएगा। तो प्राची सब्जेक्ट प्लस V1S, प्राची सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, यानी वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। तो जब वर्ब के रूप में रहेगा तब प्राची एब्सेंट्स हरसेल्फ यहाँ डालेंगे। यहाँ पर हरसेल्फ डालना अब जरूरी है, क्योंकि एब्सेंट यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, तभी तो ये एक्शन का सेंटेंस हुआ और सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बन रहा है। अब ये एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज होता है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्शन नहीं है, तो ये नॉन एक्शन सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे रहेगा, जैसे बोलते हो ना एडजेक्टिव, प्राची इज गुड, नॉन एक्शन का सेंटेंस है, क्योंकि गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब है ही नहीं। इसी प्रकार एब्सेंट ये जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, और अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो नॉन एक्शन का सेंटेंस ही जय मार आज लगाइए है, तो जैसा हम लोग पढ़े थे। अगर सेंटेंस ऐसा रहता है प्राची इज एब्सेंट, प्राची अनुपस्थित है, तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशन, शारीरिक अवस्था बताने वाला शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है, तभी तो नॉन एक्शन का सेंटेंस हुआ, इज का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर ही नहीं रहा है। तो जब वर्ब का काम किया नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं, क्योंकि रूल तो कहता है निम्नलिखित वर्ब्स के बाद, यानी इन सबों को वर्ब्स होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं द मोमेंट यू लुक एट द वर्ड एब्सेंट यू शुड स्टार्ट यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट शुड नेवर एवर हैपन, कभी नहीं होना चाहिए।